सुप्रभात बच्चों। मैं जितेंद्र केवी ऑनलाइन हिंदी क्लास के अंतर्गत आज कक्षा 10 के क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के पहले पाठ नेताजी का चश्मा नामक कहानी के साथ उपस्थित हूँ। इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। कौन है? स्वयं प्रकाश जी। ठीक बच्चों, मैं जानता हूँ कि इस नए पाठ एवं कहानी का नाम सुनकर आप सभी बहुत जिज्ञासु व रोमांचित होंगे, परंतु पहले हम सब लेखक जी का परिचय तो ले लें, फिर इस अच्छी सी कहानी को भी पढ़ेंगे। बच्चों, स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। अच्छा, 1947 जो सन है ये किसी और चीज़ से संबंधित है? कुछ याद आ रहा है क्या? 1947 में क्या हुआ था? सोचो सोचो। हाँ बिल्कुल, हमारा देश आज़ाद हुआ था। हाँ, तो चलिए अब आपको ये याद रहेगा कि स्वयं प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था। बच्चों, स्वयं प्रकाश जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगे और इनके जीवन का ढेर सारा हिस्सा राजस्थान में बीता और फिर इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और भोपाल में रहने लगे। ये वसुधा नामक पत्रिका के संपादन से भी जुड़े रहे। बच्चों, स्वयं प्रकाश जी ने समकालीन कहानियाँ लिखी, यानी आज के समय की कहानियाँ लिखी। इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान बहुत प्रसिद्ध हुए। इसी तरह इनके प्रसिद्ध उपन्यास बीच में विनय और ईंधन विशेष रूप से हैं। बच्चों, इन्हें कई सारे पुरस्कार भी मिले, जैसे पहल सम्मान, बनमाली सम्मान, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। स्वयं प्रकाश जी का जो लेखन रहा है वो समाज के मध्यवर्गीय का है। मध्य वर्ग को इन्होंने बहुत ही गहराई से जाना और इनका जो लेखन है उसमें जो सामाजिक जीवन में व्याप्ति फैले जो जाति संप्रदाय और लिंग के आधार पर जो भेदभाव हैं, ठीक है, तो उसके खिलाफ इनका स्वर दिखाई देता है और बड़ा ही रोचक इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। तो चलिए लेकिन हाँ, एक बात और, नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा, इस कहानी से आपके दिमाग में क्या आ रहा है? क्या होगा इस कहानी में? कुछ सोच पा रहे हैं? अच्छा, आपको फोटोज दिख रहे होंगे यहाँ नेताजी, तो इन्हें पहचान रहे हैं आप? कौन है ये? बिल्कुल, हमारे देश के बहुत बड़े देशभक्त नेताजी के नाम से जाने जाने वाले सुभाष चंद्र बोस जी। बिल्कुल। तो बच्चों, ये इन्हीं से संबंधित ये कहानी है। चलिए देखते हैं हम इसमें, लेकिन हम थोड़ी सी चीज़ें और आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए, देश, मैं जानना चाहूँगा देश क्या है? क्या जानते हैं आप देश से? यहाँ पर ढेर सारे चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भारत का नक्शा भी बना हुआ है ना? आपके देश का क्या नाम है? बिल्कुल। और यहाँ पर कुछ और चित्र, ये कुछ जानवर हैं आपको जो दिखाई दे रहे हैं। और इधर देखिए, देशभक्त सुभाष चंद्र बोस का चित्र बना हुआ है। यहीं पर नदी और वनस्पतियाँ दिखाई दे रही हैं। नीचे यहाँ पर किसान और पशु पक्षी और यहाँ छोटे छोटे बच्चे। तो देखते हैं इनका क्या संबंध है यहाँ से। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। बिल्कुल सही बात। बच्चों, देश का अस्तित्व वास्तव में देशभक्ति से ही है। यानी किसी भी देश का अस्तित्व उसमें रहने वाले जो नागरिक हैं उनके मन में जो व्याप्त देशभक्ति है उसी पर निर्भर करता है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है।
जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल। तो यानी देश के लिए योगदान सिर्फ बड़े या देशभक्त या जो देश की सीमाओं पर खड़े हमारे सेना के जवान हैं, सिर्फ वही नहीं, बच्चों, देशभक्ति का काम आप खुद भी कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, अपने माता पिता का कहना मानते हैं, है ना, और सबके प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, तो आप इस देश के अच्छे नागरिक बनते हैं। आप अपने देश को एक अच्छा नागरिक देते हैं। तो ये अपने देश को एक अच्छा नागरिक देना भी एक बहुत बड़े देशभक्ति का काम है और देश के लिए सहयोग है। तो चलिए कहानी पढ़ा जाए। नेताजी का चश्मा। कहानी कुछ इस प्रकार है। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। हालदार साहब को, है ना, हर 15वें दिन, लगभग 12-15 दिन छोड़ करके फिर उन्हें एक कस्बे से होकर के गुजरना पड़ता था। बच्चों, गांव और शहर के बीच का जो स्थिति है, कह सकते हो, जो बिल्कुल गांव नहीं है और जो बिल्कुल शहर नहीं, यानी बहुत विकसित नहीं है, ठीक है, उसे कस्बा कहते हैं। तो एक कस्बे से होकर हालदार साहब एक थे, वो उधर से होकर के गुजरते थे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके, वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 2 ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इस नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उस प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं। हालदार साहब एक कस्बे से होकर गुजरा करते थे। वो कस्बा बहुत छोटा था, बहुत बड़ा नहीं था, और कुछ मकान ही वहाँ पर पक्के थे। बच्चों, छोटा सा कस्बा था तो एक मुख्य बाजार था जो चौराहे पर जनरली होता है, और वहाँ पर उस कस्बे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें उपलब्ध थी। एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना भी था, और ओपन एयर सिनेमा घर, अर्थात खुले में, एक खुले मैदान में कह सकते हो, यानी बहुत कंजेस्टेड नहीं था, थोड़ा खुले में एक सिनेमा घर भी था, और एक ठो नगर पालिका भी, यानी एक नगर पालिका भी थी। बच्चों, नगर पालिका का काम होता है, जो नगर होते हैं उनमें ढेर सारी सुख सुविधाएं पहुंचाना, जैसे साफ़ सफाई कराना, वहाँ की सड़कें पक्की करवाना, नालियाँ बनवाना, है ना, पानी कहीं रुके ना, और उसके अलावा जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान देना, जैसे वो लोग आराम से रह सकें। अगर कहीं पानी रुक रहा है, कहीं मच्छर बहुत अधिक हो गया, तो उन सब के लिए भी लोगों को उससे निजात दिलाने के लिए काम नगर पालिका को करना पड़ता है। तो नगर पालिकाएँ ढेर सारी सुख सुविधाओं को पहुँचाने का एक माध्यम होती हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो कभी यहाँ भी देखिए नगर पालिकाएँ थी तो कुछ ना कुछ करती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, है ना, जिससे लोगों को असुविधा ना हो, कोई कहीं जा रहा हो, है ना, तो वहाँ पर वो जा सकता है। कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, जहाँ पर कबूतर बैठ सकें, यानी छाया के लिए कुछ बना दिया गया, ठीक है, और लोग वहाँ पर कुछ दाने वगैरह डाल देते हैं। तो ये यानी सुंदरता बढ़ाने के लिए और जानवरों के लिए ये बहुत अच्छा कार्य है। तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। कवि सम्मेलन क्या है बच्चों, जानते हैं आप? बिल्कुल। कवि सम्मेलन है जो बहुत कई कवियों को बुलाया जाता है, वहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी रचनाओं के साथ उपस्थित होते हैं और लोगों का मन बहलाते हैं, लोगों को मनोरंजन कराते हैं, है ना। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। तो बच्चों, किसी एक प्रशासनिक अधिकारी जो काफ़ी उत्साही थे, उन्होंने सोचा कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ किया जाए, और उन्होंने जो मुख्य बाजार था उसके चौराहे पर, मुख्य बीच में, चौराहे के बीच में किसकी मूर्ति बनवाई? सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी। और ये कहानी जो है उसी प्रतिमा से संबंधित है, उसी मूर्ति से संबंधित है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि उसके भी बहुत छोटे से हिस्से में, क्योंकि अगर हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस तो बहुत लंबी सी कहानी है, और इतनी लंबी लंबी कहानियाँ हैं उसमें कि कई सारी तो अनसुलझी रह गई हैं। और बच्चों, आप सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो नेट पे और सर्च करिए, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। चलिए फिलहाल देखते हैं आगे। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। बच्चों, अब ये कहानी आगे शुरू होती है, आगे चलती है कि जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्हें किसी अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी, और जो उन्होंने मूर्ति बनाने का जो उसमें जो पैसे खर्च होंगे, लागत यानी जो व्यय होगा पैसा, उसका अनुमान जो था वो उनके पास जो बजट था, जितना खर्च करने के लिए पैसे थे, उससे कहीं ज़्यादा निकला। तो इस तरह जो दुविधा हुई, ठीक है, उससे निकलने के लिए, और जो समय बेकार हुआ बार बार उन चीज़ों को करने के लिए, प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए कई बार आगे से अनुमति लेनी होती है, ऐसे ही कोई काम नहीं किया जाता। तो लोगों के लिए काम करने के लिए भी अनुमति लेना पड़ता है, फिर उसका एक बजट होता है और उसके अनुसार काम करना होता है। तो इस प्रकार ये सारे काम करने में काफ़ी समय लगा, और फिर जब इसीलिए किसी स्थानीय कलाकार, जो वहीं के स्थानीय यानी उसी स्थान विशेष यानी उसी कस्बे के ही किसी कलाकार को यह अवसर दिया गया। और किसे दिया गया? मान लीजिए कहा गया, मान लीजिए, ऐसा ये संभावना व्यक्त किया है यहाँ पर स्वयं प्रकाश जी ने कि स्कूल के एक इकलौते ड्राइंग मास्टर, उनका नाम दे दिया यहाँ पर मोतीलाल जी। ठीक है, क्या नाम दिया है? मोतीलाल जी। तो उन्हें ही ये काम दे दिया गया, और उन्होंने क्या कहा? ठीक है, कोई नहीं, कोई बात नहीं, मैं महीने भर में यह मूर्ति बनाकर दे दूंगा। यहाँ पटक देने का विश्वास दिला रहे थे, थोड़ा हंसी की तरह व्यक्त किया गया है, यानी हम एक महीने में ही बना के दे देंगे, आप परेशान ना होइए। ठीक है, तो बच्चों, यह मूर्ति किसने बनाई? बिल्कुल, हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी ने। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, आगे पढ़ा जाए। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। तो बच्चों, एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। मूर्ति किसकी थी? संगमरमर की थी, संगमरमर की बनी थी, लेकिन थी किसकी? हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी की थी। बच्चों, मूर्ति जो यहाँ पर लिखा है कि जो बस्ट क्या है? बस्ट होता है बच्चों जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं जो सीने के ऊपर, ठीक है, यानी जो लिखा हुआ है कि कोट के दूसरे बटन तक, है ना। नेताजी कोट पहने हुए आपने देखा,
चश्मे लगाए हुए, है ना, तो उनके कोट के जो दूसरे बटन है वहाँ तक। इस प्रकार की मूर्ति को बस्ट कहते हैं। वह मूर्ति जो सीने तक हो, यानी जहाँ सीने और सिर, जहाँ पर चेहरा दिखाई दे रहा हो, ठीक है, पूरी मूर्ति नहीं, थोड़ी सी। और वह मूर्ति सुंदर थी, नेताजी बहुत सुंदर लग रहे थे, अर्थात कि मोतीलाल जी ने जो मूर्ति बनाई थी वो अच्छी थी और वो नेताजी के चेहरे से मिल रही थी, यानी अच्छे लग रहे थे नेताजी। और उनके चेहरे में मासूमियत थी और कम से यानी खूबसूरती वो दिख रही थी। फौजी वर्दी पहने हुए थे, है ना। और बच्चों, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा रहा है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। तो उनके इस मूर्ति को देखते ही अंदर में एक आज़ादी का जो जुनून था पहले, वही जुनून, वही उत्साह, वही उमंग, देशभक्ति की वो भावना अंदर पैदा हो जाती है। और नेताजी का जो ये नारा रहा है, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो नारा याद आने लगता है। तो यदि उनसे संबंधित चीज़ें याद आने लगती हैं और लोगों के अंदर उत्साह और उमंग भर जाता है, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावनाएं और देशभक्ति की जो लहर है वो उनके रक्त में फिर से उमड़ने लगे, तो इसका मतलब ये है कि यह सफल प्रयास रहा है ना। क्योंकि मूर्ति लगाई ही क्यों गई होगी, सोचा आपने? क्यों लगाई जाती हैं मूर्तियाँ? चौराहों पर, सड़कों के किनारे या बाजार में, जिससे लोग उन्हें देखें, जो महान लोग हैं उनसे वो प्रेरणा ले सकें, उनका जो जीवन चरित्र रहा है, जो उनके कार्य रहे हैं, है ना, जो उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए जो त्याग किया, जो ढेर सारे कार्य किए, ठीक है, तो ये उनके उन कार्यों को याद दिलाने के लिए, उन्हें उनके प्रति एक समर्पण भाव व्यक्त करने के लिए और अन्य लोगों को उसी तरह के कार्य करने के लिए उत्साहित करने के लिए ये काम किए जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों, लेकिन खास बात क्या थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। बच्चों, मूर्ति किसकी बनी थी? हाँ, संगमरमर की। लेकिन पता है जो चश्मा था ना, वो संगमरमर का नहीं बनाया गया था। उस पर क्या था, खास बात क्या थी? वो चश्मा रियल का था, सच में, जैसे कि आप हम लोगों को पहनते हुए देखते हैं। और वो चश्मा एक काला सा बड़ा सा चौड़े फ्रेम का चश्मा था। और बच्चों, हालदार साहब जा रहे थे कस्बे में जैसे पहली बार, और उसी कस्बे से होकर जैसे गुजर रहे थे, उसी समय चौराहे पर वो पान खाने के लिए रुक गए। और जैसे ही चौराहे पर वो पान खाने लगे, तुरंत ही उन्हें वो मूर्ति दिखी। और मूर्ति पर यह विशिष्ट बात, वो बात क्या थी? मूर्ति पर जो चश्मा लगा था वो रियल था, वो वास्तविक था, ठीक है। और एक कौतुक भरी मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई। कौतुक का अर्थ है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। तो उस चीज़ों को जानना भी चाह रहे थे, अरे ये क्या, क्योंकि ऐसा बहुत पहली बार उन्होंने देखा था। ऐसा दिखाई तो नहीं देता कि कोई मूर्ति हो और उस पर जो है रियल का चश्मा लगा हो, है ना। तो एक जिज्ञासा उनके मन में फैल गई और उन्होंने क्या कहा, वाह भाई। बच्चों, आगे संबोधन का चिन्ह है ना। यह आइडिया भी ठीक है, यानी यह विचार भी सही है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। तो बच्चों, आपको और ज़्यादा जिज्ञासा हो रही होगी कि आगे कहानी में क्या है, आखिर क्या है इसके पीछे, है ना। लेकिन उसके पहले आपको ये बोध संबंधी प्रश्नों को देखना होगा। और क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आपने हमारी बातें कितनी ध्यान से सुनी हैं, आपका पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम बताइए। दूसरा प्रश्न, हालदार साहब को कस्बे से होकर क्यों गुजरना पड़ता था, है ना। हालदार साहब को कस्बे से होकर क्यों गुजरना पड़ता था, ये आपको बताना है कि क्या कारण था, ठीक है। कस्बे में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें उपलब्ध थी, तो बच्चों आपको ये बताना है कि कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें उपलब्ध थी, ठीक है। और चौथा प्रश्न है कि कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी थी, किसकी मूर्ति, ठीक है, और उसकी क्या विशेषता थी, यानी उस मूर्ति की क्या विशेषता थी, ये आपको बताना है। इसके बाद अगला है कि बस्ट, बस्ट किसे कहते हैं, ठीक है, ये आपको लिखना है।
और छठा प्रश्न है आपका कौतुक का अर्थ बताना है कि कौतुक का क्या अर्थ है, आप क्या जानते हैं इससे। ठीक है ना।